हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी आकलन की परिभाषा, आकलन की विशेषताओं की। इस कक्षा में हम बात करते हैं आकलन के स्तरों की। देखिए, आकलन का स्तर, आकलन के स्तर, कितने स्तर पर आकलन होता है? आकलन हम दो स्तर पर करते हैं। आकलन हम दो स्तरों पर करते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत स्तर, और नंबर 2 सामूहिक स्तर। यानी कि एक समाज के स्तर पर कई सारे बच्चों को एक जगह लेके भी हम आकलन कर सकते हैं और एक बच्चे का भी हम आकलन कर सकते हैं। किसी व्यक्तिगत एक बच्चे का आकलन भी हो सकता है और समूह में भी बच्चों का आकलन हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति अगर समूह में है तो उनका आकलन भी हम कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम बात करें आकलन की, तो व्यक्तिगत स्तर पर जो आकलन होता है उसमें छात्रों के उपलब्धि और विकास की वृद्धि हेतु प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए हम अध्ययन करते हैं। यानी कि छात्र की उपलब्धि परीक्षण, छात्रों के उपलब्धि परीक्षण में सुधार के लिए, और दूसरा छात्रों में अधिगम और विकासात्मक सुधार के लिए, अधिगम और विकासात्मक सुधार के लिए, और उपलब्धि परीक्षण में सुधार लाने के लिए हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करते हैं। लेकिन अगर सामूहिक स्तर की बात करते हैं तो सामूहिक स्तर पर हम अधिगम एवं अध्यापन को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम अधिगम को बड़े स्तर पर उन्नत करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। दूसरा, कार्यक्रम का मूल्यांकन हेतु सूचनाएं उपलब्ध करानी होती हैं। कार्यक्रम में का मूल्यांकन हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराना, कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये हमारे एक दो स्तर होते हैं मूल्यांकन करने के, आकलन के। अब आकलन के इन स्तरों के साथ में अब हम किस चीज़ का आकलन करते हैं? भाई, स्तर तो हमारे समझ में आ गए, दो स्तर, तो व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामूहिक स्तर पर। लेकिन इस सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर में हम लोग किन विषयों का अध्ययन करते हैं? ऐसे कौन कौन से विषय हैं? तो वो आकलन के विषयों की बात करते हैं। तो आकलन के विषय नोट कर लीजिएगा। आकलन के विषय कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका हम आकलन कर सकते हैं, वो हमें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 ज्ञान। पहला विषय हमारा ज्ञान है। हम छात्र हो या कोई सामूहिक व्यक्ति इकट्ठे हो, हम उनमें एक कितना ज्ञान है उसका आकलन भी हम कर सकते हैं। नंबर 2, ज्ञान के बाद बोध, बोध का भी हम आकलन कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ प्राप्त सूचनाओं, प्राप्त सूचनाओं का भी हम आकलन कर सकते हैं। वहाँ की कुशलताएं अगला
प्रवृत्तियाँ यानी कि मूल्य, वैल्यूज, इनका भी हम आकलन कर सकते हैं। छात्र की त्रुटियाँ, यानी कि छात्र जो भी गलती करता है उनका भी हम आकलन कर सकते हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि ये कुछ बिंदु हैं जिनका हम आकलन कर सकते हैं। आकलन की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु ये कहती है कि हम जो भी ज्ञान वहाँ पर स्थित है उन बच्चों में, भाई जैसे मान लो एक ही बात करें हम, अगर व्यक्तिगत या सामूहिक मूल्यांकन में से हम एक चुनें तो पहले हम सामूहिक मूल्यांकन की बात करें। मान लो एक शिक्षक है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया क्लास में, पाठ पढ़ाने के बाद अब बोध प्रश्न पूछे, ये बोध, अब इन बोध प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं। तो हमें सामूहिक रूप से क्लास में से हम एक 5 बच्चों से भी अगर हमने मान लो बोध प्रश्न पूछे और फिर एक शिक्षक आकलन करता है कि ये पाठ जो मैंने पढ़ाया है अब ये कितना स्तर तक बच्चों के समझ में आया, कितना ज्ञान बच्चों ने प्राप्त किया, क्या जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने ये पाठ पढ़ाया क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें हुई या नहीं हुई, वो हम सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान हमने दिया उसे बोध के माध्यम से परखते हैं, सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब उनमें हमें कुशलताएं प्राप्त होती हैं, छात्रों के मूल्य प्राप्त होते हैं, छात्रों की त्रुटियां प्राप्त होती हैं, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी हमको पता लगता है। आपस में सभी के सभी विषय ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई भी ज्ञान हमने मान लो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्तिगत आकलन की बात करें तो किसी एक बच्चे से हमने कोई बात कही, अब उस बात का उसमें क्या रिएक्शन हुआ, कितना उसने प्राप्त किया, उसका ज्ञान जो हमने दिया था उस ज्ञान को हमने बोध के द्वारा पकड़ा, प्राप्त किया। भाई बोध प्रश्न पूछे हमने, उसके माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त हुई, बच्चों से हमें रिप्लाई मिला, तो रिप्लाई को हमने बोल दिया सूचनाएं, और सूचनाओं के माध्यम से हमें कुशलताएं पता लगी कि ये छात्र सीखने के लिए कितने कुशल हैं। कुशलता के साथ साथ उनके मूल्यों का पता लगा हमको। एक क्वेश्चन पूछ रहे हम, एक बच्चा दांत फाड़ रहा है, चुपचाप नीचे मुंह करके हंस रहा है जोर जोर से, यानी कि इसका मतलब हमें ये पता लगा कि इस बच्चे के क्या मूल्य हो सकते हैं, इस बच्चे की वैल्यू क्या है क्लास में। एक बच्चा ऐसा भी है जो छात्र पर शिक्षक की बातों को केंद्रित मानकर और अपने आप को एक्टिव दिखा रहा है क्लास में। शिक्षक ने जैसे ही क्वेश्चन किया तुरंत हाथ खड़ा किया और बताने के लिए तत्पर है। एक बच्चा क्लास में सिर खुजला रहा है, कोने में चुपचाप बैठा है, उसको यही पता नहीं है कि क्या पढ़ाया है शिक्षक ने। तो इससे हमें मूल्य निर्धारित करते हैं बच्चों के, क्या प्रवृत्तियां बच्चों की हैं, क्या त्रुटियां, प्रवृत्तियों के साथ में त्रुटियों का, छात्रों की गलतियों का हमें पता लगता है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी पता लगता है। भाई कई बार क्या है कि बच्चा क्लास में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करता है, ऐसे कुछ क्रियाएं करता है जिससे हमें उसके अस्वस्थ होने की जानकारी प्राप्त होती है, और शिक्षक इनके माध्यम से, इन विषयों के माध्यम से एक आकलन करता है। तो निश्चित रूप से शिक्षक का आकलन एक प्रभावी होता है जिससे बच्चे में सुधार या निदान या उपचार किया जा सकता है और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद हम सिद्धांतों की बात करते हैं। अब सिद्धांतों में हमने देखते हैं कि सिद्धांत क्या है, आकलन हम किन सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, वो सिद्धांत भी मैं आपके लिए बताता हूँ। आकलन के सिद्धांत, आकलन के सिद्धांत। सिद्धांतों की बात नंबर 1, आकलन विश्वसनीय तथा सतत होना चाहिए। आकलन विश्वसनीय तथा सतत होना चाहिए। अब सतत और विश्वसनीय का मतलब भाई जो भी हमने आकलन किया है उसमें एक
सतत प्रक्रिया नहीं, लगातार चलने की प्रक्रिया, यानी कि हमें ऐसा नहीं कि एक बार आकलन कर लिया और उसके बाद हम रुक गए फिर कुछ पता ही नहीं है। तो नंबर 1, आकलन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। नंबर 2, आकलन के बारे में सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए। आकलन के बारे में सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए। भाई कोई भी अगर सूचना हमको मिल रही है हमारे बोध के माध्यम से, तो वो सूचना एक स्पष्ट होनी चाहिए कि हाँ वास्तव में ये बच्चा ऐसा है। अगली बात हम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आकलन वैध होना चाहिए। आकलन वैध होना चाहिए, यानी कि एक अपने आप में कानूनी रूप से आकलन एक मजबूत होना चाहिए, आकलन शुद्ध होना चाहिए, आकलन मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जिसे हम अगर लागू भी करें तो निश्चित रूप से उस पर कार्य किया जा सके, सुधारात्मक या उपचारात्मक जो भी हमें करना है, तो वो एक विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए। अगला सिद्धांत हमारा है आकलन समावेशी तथा निष्पक्ष होना चाहिए। आकलन समावेशी तथा निष्पक्ष होना चाहिए। अगली बात करते हैं, प्रत्येक आकलन की निर्माणात्मक संकलनात्मक आकलन शामिल होना चाहिए। निर्माणात्मक और संकलनात्मक आकलन, निर्माणात्मक और संकलनात्मक आकलन होना चाहिए। अगला सिद्धांत, आकलन विषय से संबंधित होना चाहिए। आकलन विषय से संबंधित होना चाहिए। और अगला है प्रतिपुष्टि आकलन का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसमें प्रतिपुष्टि भी शामिल होनी चाहिए। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक भी शामिल होना चाहिए, यानी जो भी आकलन किया है अगर उसमें दोबारा से आकलन भी करना पड़े तो निश्चित रूप से ऐसा ही आकलन हमारा सामने आना चाहिए जैसा आकलन हमने पहले किया था। तो वो प्रतिपुष्टि का मतलब कि हमें स्पष्ट हो जाता है कि आकलन हमारा एकदम शुद्ध है और सही है। आकलन प्रक्रिया में प्रत्येक कर्मचारी सामर्थ्य होना चाहिए। आकलन प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारी सामर्थ्य होने चाहिए। भाई जो भी काम हम किसी कर्मचारी से करा रहे हैं या कर रहे हैं वो एक उस कार्य को करने के लिए सामर्थ्य उनमें होनी चाहिए, तभी जाके वो आकलन हमारा शुद्ध और स्पष्ट हो सकता है। यानी कि जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उसका वो बखूबी से पालन करें। सामर्थ्य का मतलब है कि वो जो कार्य उनको दिया गया है उसमें वो पारंगत हों और अच्छे से उस कार्य को वो करें। तो ये एक सिद्धांत थे। अब आकलन प्रक्रिया के कुछ पक्ष हैं। आकलन प्रक्रिया के कुछ पक्ष हैं, 4-5 पक्ष हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। आकलन प्रक्रिया के पक्ष, ये हाँ तो आकलन प्रक्रिया के पक्ष, आकलन प्रक्रिया के पक्ष, यानी कि
आकलन जब हम करते हैं तो ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो आकलन करने से पहले हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो हमें अब पढ़नी है। तो उसके लिए नंबर 1, आकलन की योजना, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को आकलन ज़रूरी है। और आकलन करने के लिए एक सुदृढ़ योजना भी ज़रूरी है। जब हम योजना बनाएंगे कोई चीज़ की, उस योजना के माध्यम से ही उसके लक्ष्यों की प्राप्ति होना सही माना जाता है। तो अपने आप में सबसे पहले हम एक आकलन की योजना बनाएंगे। फिर नंबर 2, सूचनाएं एकत्रित करना। जिस विषय वस्तु पर हम लोग आकलन कर रहे हैं उसके लिए योजना बनाने के बाद उसकी सूचनाएं एकत्रित करना। नंबर 3 जो पक्ष है वो है सूचनाओं का विश्लेषण करना। सूचनाओं का विश्लेषण करना। अगला, परिणामों का उपयोग। परिणामों का उपयोग ये एक हमारे आकलन की प्रक्रिया के पक्ष हैं। इनको एक बार और समझ लीजिएगा ढंग से। देखिए, मान लो हम एक पाठ योजना बनाते हैं। हमें कोई भी विषय पढ़ाना होता है, उस पाठ योजना के लिए पहले हम एक योजना तैयार करते हैं कि कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं और एक योजना बनाते हैं हम लोग। हमने बीएड की क्लासों में भी देखा, डीएलएड की क्लासों में भी देखा, जब कोई लेसन प्लान बना के एक क्लास में पढ़ाने जाता है तो उससे पहले एक योजना बनाता है। कोई भी काम हम घर में भी करते हैं, मान लो कोई मकान बनाना है हमको, तो उसके लिए भी हम लोग एक योजना बनाते हैं, फिर उस योजना पर काम करते हैं। यानी कि पहले हमको ईंट लानी है या सीमेंट लाना है या कारीगर से बात करनी है, तब जाके हम लोग एक शेड्यूल पूरा तैयार करते हैं ना। तो एक वही योजना, हम कोई भी आकलन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों को आकलन की योजना तैयार करनी होती है कि किस तरीके से हम लोगों को आकलन करना है, पूरा फॉर्मेट, किन किन लोगों को शामिल करना है, किन किन क्षेत्रों में हमको आकलन करना है। तो वो सारी चीज़ें हमको पहले निर्धारित करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अब आकलन के लिए हम लोग सूचनाएं एकत्रित करेंगे। तो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हम लोग जो भी व्यक्ति लगाए गए हैं उनमें हम लोगों को वही चीज़ होनी चाहिए जो हमारे सिद्धांतों में थोड़ी देर पहले हमने बताई थी। वही विश्वसनीयता, वैधता, वो सारे गुण उन व्यक्तियों में होने चाहिए जिससे हमारा आकलन भी एक शुद्ध वैधता युक्त हो सके। तो सूचनाएं एकत्रित होंगी। अब जो भी सूचनाएं हमारे पास आई उन सूचनाओं का हम विश्लेषण करेंगे। जब सूचनाएं हमारे पास एकत्रित होकर आ गई, अब हम उनका विश्लेषण करेंगे। मान लो हमने एक क्लास के विद्यार्थियों का ही अध्ययन किया, मान लो कक्षा 6 के विद्यार्थियों का हम लोग आकलन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी सूचनाएं हमको मिली कि क्लास में बच्चे उद्दंडता करते हैं, जब एक शिक्षक चला जाता है क्लास में से, अगला पीरियड में दूसरा शिक्षक आता है, तो उस दौरान जो बीच में गैप होता है, उस गैप के दौरान बच्चे क्लास में चौक उड़ाते हैं या एक डस्टर को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें प्राप्त हुई वहाँ से क्लास के बारे में। तो उन सूचनाओं पर हमने विश्लेषण किया, फिर उसके परिणाम जारी किए, हमने उसका परिणाम देखा। परिणाम में हम लोगों ने आकलन कर लिया पूरी क्लास का कि ये क्लास ऐसी है। अब उन परिणामों का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर। जो परिणाम हमें प्राप्त हुए उन परिणामों का हमको उपयोग करना है कि अब इस क्लास में सुधार किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं। अब जो भी हम सुधार करना चाहेंगे उन परिणामों के आधार पर उस क्लास को उसी परिणामों के आधार पर सुधार के लिए ले जाना आवश्यक है। उसको हम निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। ये एक आकलन प्रक्रिया के पक्ष थे जिसके माध्यम से हम एक सामूहिक रूप में या अपने एक व्यवहारिक रूप में हम लोग उनको कर सकते हैं। ये परिणामों के साथ साथ जब पक्ष हमारे सामने आ गए तो अब हम इसके एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो उद्देश्यों के लिए हम लोग एक उद्देश्य बता देता हूँ आपको। कुछ उद्देश्य हैं हमारे आकलन के। क्यों करते हैं आखिर हम आकलन? क्योंकि आकलन
ना करके हम मूल्यांकन के माध्यम से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन आकलन के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ असेसमेंट, प्रवेश के समय विद्यार्थियों की योग्यता का मापन करना और उसकी रुचि और रुझान का पता लगाना। भाई जब बच्चे को प्रवेश दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से प्रवेश के समय बच्चे की रुचि और रुझान का पता लगाना, रुझान का पता लगाना। नंबर दूसरा उद्देश्य, प्रवेश के बाद उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व का मापन करना। प्रवेश के बाद बुद्धि और व्यक्तित्व का मापन करना, यह भी एक आकलन का उद्देश्य है। आकलन के बाद में मापन आवश्यक होता है। समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का में परिवर्तन लाना, समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में परिवर्तन लाना। अगला, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना। अगला, शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, शैक्षिक उपलब्धि में बाधक तत्वों की जानकारी और निराकरण करना। अगला पॉइंट, छात्रों की बुद्धि, रुचि, रुझान, सृजनात्मक योग्यता का पता लगाना, छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का पता लगाना। अगला, 10 से 15 वर्ष के अंतराल में शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना, 10 से 15 वर्ष के अंतराल में शिक्षा नीति शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना। यानी कि आकलन का एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है कि जो भी शिक्षा नीति हमारे व्यवहार में चल रही है, हमारे देश में प्रदेश में चल रही है, उस शिक्षा नीति का 10 से 15 वर्ष के अंतराल में उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं को समझना। शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं को समझना। अगला हमारा बनता है शोधों के लिए आंकड़ों का संकलन करना, शैक्षिक शोधों के लिए आंकड़े एकत्रित करना, शैक्षिक शोधों के लिए आंकड़े एकत्रित करना, पाठ्य सहगामी प्रक्रियाओं का आकलन करना। 10वां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रभाव, क्रियाओं के प्रभाव का आकलन करना। ये एक हमारे उद्देश्य हैं, ये हमारे एक उद्देश्य थे आकलन के। अब आकलन के उद्देश्यों में
के साथ साथ हमारा आकलन का जो चैप्टर था ये समाप्त है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मापन यानी कि मेजरमेंट। मूल्यांकन हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है। मूल्यांकन के बाद आज की क्लास में हमने आकलन को भी कंप्लीट कर दिया है। अब अगला पढ़ेंगे हम मापन, मेजरमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।